गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि आज सर प्रेमचंद जी की जयंती है और वो हम लोगों के बीच अब नहीं है, लेकिन उनका लिखा हुआ बहुत सारा लिटरेचर हम लोगों के बीच में है और हम उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ सुनकर पढ़कर हम बड़े हुए हैं। और अब स्पेशली हम लोग जब क्रिएटिव फील्ड में हैं, एक्टिंग फील्ड में हैं, तो उन्हीं की जो उनकी जो रचनाएं हैं उनको देखकर उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जिस तरह का काम उन्होंने हिंदी में किया है, तो कहा भी जाता है लोगों को कि आप प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़िए। और एक्टर्स को हमेशा कहा जाता है डिक्शन के लिए या फिर ज़िंदगी को समझने के लिए। वो हमको जब हम उनको पढ़ते हैं वो हमें कहीं और ही ले जाते हैं, मतलब रूरल कह लीजिए या फिर लाइफ के बहुत सारे जो जिसे कहेंगे कि बहुत सारे सबक, बहुत सारी समझ उनकी कहानियाँ आपको देकर जाती हैं। तो आज के दिन मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है, मतलब फ्रेंड भी क्या, वो गुरु ही है मेरे। तो उनका नाम है कुमार वीर भूषण जी। उन्होंने ये एक छोटा सा प्रयास किया है कि कुछ एक फिल्मकारों की, कुछ एक कहानीकारों की कहानियाँ, किस्से लेकर उन्होंने एक थॉट सोचा कि इन सब को कहा जाए, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मेरे हिस्से भी एक बात आई, मेरे हिस्से भी एक किस्सा आया, तो मैं उस किस्से को आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, आपको वो किस्सा बताने जा रही हूँ। लकीली मेरे पास जो किस्सा आया है बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। ये शायद आप ये कह लीजिए, मी बीइंग अ गर्ल, आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ये पढ़ पाऊँगी आपके सामने। या फिर कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल मुझे ये भी लगता है ये पढ़ने के बाद कि क्या ऐसा होता है। बिकॉज़ हम लोग जो गर्ल्स हैं, हम आज की ज़िंदगी की लड़कियां हैं, तो हमें तो एक अलग ही ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। व्हेन वी हैव ऑल आवर राइट्स, वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स एंड वी हैव गॉट इक्वल, इक्वल एवरीथिंग। वेर एज जब हमारी मदर्स होते थे, मदर्स भी नहीं मैं कहूँगी, जो हमारी दादी वगैरह की एज की जो लेडीज़ होती थी, उन लोगों ने एक बहुत ही सप्रेसिव बचपन जिया है। हर चीज़ बहुत बंधी हुई थी उनकी ज़िंदगी में। तो आई थिंक दिस कुड बी अ ट्रिब्यूट टू दोज ऑल लेडीज़। उन हर फीमेल के लिए एक ट्रिब्यूट है आज प्रेमचंद जी के जन्मदिन के मौके पर। तो मैं आपको सुनाती हूँ। दिस इज़ जस्ट मैंने कहा ना, ये कहानी नहीं है, ये एक किस्सा है। एंड मुझे ये मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। अम्मा, इस कहानी का नाम है अम्मा। जानती है पुत्र, मुझे तेरे बाबूजी के जाने का दुख कभी नहीं हुआ, कभी उनकी कभी महसूस ही नहीं हुई, ना ही कभी रोना आया। याद याद तो आज तक कभी आई ही नहीं। सच पूछ तो उनके जाने के बाद मैं पहले से ज्यादा खुश हूं, सुखी हूं, चैन से हूं। कहने को हमारी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, हमने सारे काम साथ में कर लिए, पूरी जिंदगी एक साथ एक छत के नीचे गुजार दी। फिर भी प्यार कभी नहीं हुआ मुझे तेरे बाबूजी के साथ। मैं सारी बातें सुनकर अवाक थी। फेमिनिज्म और स्त्री विमर्श का पुरजोर समर्थन करने वाली मैं स्त्री का एक नया ही रूप देख रही थी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अम्मा की बातों को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन सारे मुद्दों पर एक बार पुनः
नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। एक 80 वर्षीय घरेलू बुजुर्ग महिला के इस इकबालिया बयान ने मुझे इस विषय पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया था। क्या हम जिस समाज में रहते हैं वहां एक स्त्री को ऐसी कोई बात कहने का हक है? वह भी उस जमाने में जब स्त्रियों को मात्र घरेलू दायित्वों की पूर्ति और अपने पति के लिए भोग विलास का साधन ये समझकर और हमेशा इसी रूप में ही देखा जाता था। अगले कई दिनों तक अम्मा के सारे शब्द मेरे दिलो दिमाग पर छाए रहे, मुझे पल पल बेचैन करते रहे। मैंने तय कर लिया था कि अम्मा के इन विचारों को शब्दों में पिरोना है। वो कई बार मुझसे कह भी चुकी थी कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो अपनी डायरी आत्मकथा ज़रूर लिखती, अपने दिल का सारा गुबार निकाल देती, दुनिया को बताती कि बेमेल विवाह के क्या दुष्परिणाम होते हैं। पर अफसोस कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अम्मा जो कहने को तो मेरे दिल्ली वाले फ्लैट की मकान मालकिन थी, पर उनके और मेरे बीच दिल का कुछ ऐसा रिश्ता था कि हम दोनों बिना कहे एक दूसरे की ज़रूरत और भावनाओं को झट से समझ जाते थे। रोज़ ऑफिस से आने के बाद घंटे 2 घंटे उनके साथ ढेरों बातें होती थी। लगे हाथों हम दोनों अपने अपने घरेलू कामों को भी निपटाते जाते थे। अम्मा बाकी बुजुर्गों से बिल्कुल अलग है। अक्षर ज्ञान में नील बटे सन्नाटा, लेकिन वैचारिक स्तर पर अपने ज़माने की महिलाओं से तुलना में कहीं ज़्यादा प्रोग्रेसिव। उनके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन सर, और उनका ड्रीम बॉय है, गेस कीजिए 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 उनका ड्रीम बॉय है राम कपूर। जी हाँ, टीवी एक्टर राम कपूर। टीवी स्क्रीन पर इनमें से कोई भी नजर आ जाए तो वो अपनी भूख, प्यास, यहाँ तक कि बच्चों को भी भूल जाती हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जब हमारी बैठकी ना जमती हो। जिस दिन उनसे बातें नहीं होती उस दिन कुछ खालीपन सा महसूस होता है। यही कारण है कि आज दिल्ली शहर छूट जाने के बाद भी मैं उन्हें नहीं छोड़ पाई। आज भी फोन पर अक्सर उनके साथ मेरी लंबी लंबी बातें होती हैं। उनका असली नाम शांति देवी है, पर मैं उन्हें प्यार से अम्मा कहती हूँ। धीरे धीरे उनके घर के लोगों ने, यहाँ तक कि मोहल्ले वालों ने भी उन्हें अम्मा कहना शुरू कर दिया। वो मुझसे हमेशा कहती, तूने तो मुझे जगतम्मा बना दिया है री। क्यों अम्मा, तुम्हें बुरा लगता है? मैं जानबूझकर मासूमियत से पूछती। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरा जो दिल करे तू बुला, मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? तू तो मेरी लाडो पोती है। और उनकी ये बात सुनकर मैं उनके गले में बाहें डालकर झूल जाती थी। कई बार वो मुझसे कहती, बेटे तू इतनी पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, अच्छा खासा कमाती है, फिर क्यों तुझे कोई अभी तक पसंद नहीं आया? क्या कहूँ अम्मा, मुझे तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई पसंद आ जाता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि पसंद किसी एक पर ज़्यादा दिन नहीं टिकती है।
प्रॉब्लम ये है कि कभी किसी की स्मार्टनेस से मुझे प्यार हो जाता है और कभी किसी की सादगी से। कभी कोई निठल्ला लेखक पसंद आने लगता है तो कभी कोई बिजनेसमैन। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो अम्मा कहती हैं, मैंने कब कहा कि तू शादी कर ले? शादी कभी मत करियो पुत्र, जी का जंजाल है। सिर्फ दोस्ती कर, ऐसे दोस्त बना जिनसे तू अपने दिल की हर बात कह सके, जो तेरी हंसी के पीछे छुपे दर्द को भी पढ़ सके। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था। अब सोचती हूँ तो लगता है बचपन कितना आज़ाद था मेरा। अगर मेरा वश चलता या मैं तेरे ज़माने में पैदा हुई होती तो कभी शादी नहीं करती, गरीबों की सेवा करती, जैसे जैसे मदर टेरेसा करती है। ये अम्मा के शब्द हैं। शादी करके तो मेरी ज़िंदगी जैसे नर्क बन गई। मैं अकेली बैठकर घंटों रोया करती थी, हाय ये क्या हो गया, कहाँ फंस गई मैं, क्यों हो गई मेरी शादी? जब बच्चे हुए ना तो पता ही नहीं था कि बच्चे हुए कैसे। जब वो मुझे मम्मी कहकर बुलाते तो बड़ा अजीब लगता था। मैं उन्हें मना करती थी कि मुझे मम्मी ना बुलाया करें। मेरे बच्चों को तो आज तक नहीं पता कि उनकी माँ पर क्या क्या बीती है। ना उन्होंने कभी पूछा और ना मैंने कभी बताया। दिमाग तो मालिक ने बहुत दिया, हुनर भी दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आता था, पर कदर किसी ने नहीं की। इसलिए समझाती हूँ बेटा कि शादी कभी मत करियो। मेरे मन में बहुत कुछ है जिसे मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, पर पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, वरना अपनी आत्मकथा ज़रूर लिखती। लोग पढ़ते या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल का गुबार तो निकल जाता ना। ये कहते कहते वो दुखी और गंभीर हो जाती, तब मैं उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए कहती, अच्छा अम्मा छोड़िए ये सब, मैं कौन सा शादी करने जा रही हूँ, मुझे भी अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है, आप सुनाइए कोई दूसरी बात। तो अम्मा भी हंसते हुए कहती, मेरे पास नया कहाँ से आएगा अब मेरी लाडो सुनाने को, हमेशा नया तो तेरे पास होगा, तू रोज़ बाहर निकलती है, मैं तो यहाँ सारा दिन चारपाई पर गुजार देती हूँ। फिर मैं कहती, अम्मा फिर भी आपके पास मुझसे ज़्यादा मज़ेदार कहानियाँ हैं, आपके बचपन की कहानियाँ, पाकिस्तान की कहानियाँ, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम कहानियाँ। आप बस कहती जाइए, मैं एक दिन आपकी इन सब कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आऊँगी। कि सुनते ही उनकी आंखों की पुतलियों की चमक पड़ जाती। उन्हें छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो कहती, चल हट पगली, मेरी कहानी लिखेगी, ऐसा क्या है मेरी ज़िंदगी में जो तू लिखेगी? कोई मुझे पहचानता भी नहीं है, तो अगर लिख भी देगी तो कौन पढ़ेगा उस कहानी को? और फिर मेरा जवाब होता, क्या बात करती है अम्मा, कोई पढ़ेगा क्यों नहीं, आप देखिएगा आपकी कहानी बेस्ट सेलर होगी, बेस्ट सेलर। वो इतने ही भोलेपन से पूछ बैठती, वो क्या होता है पुत्र? उनका मतलब बेस्ट सेलर से होता था, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिके। मैं उन्हें समझाते हुए कहती ऐसा। ये सुनकर वो खूब खुश हो जाती, अपनी ज़िंदगी को फिर से शब्दों में ढालने लगती। तू मेरे बचपन की कहानियाँ सुनना चाहती है पुत्र, पर क्या सुनाऊं?
बचपन को किसी ने बचपन रहने कहाँ दिया। हम सन 1952 में हिंदुस्तान आ गए थे। सन 1952 में ही 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तब कोई समझ तो थी नहीं, केवल बचपना था। हम लोग किसान परिवार से थे। मालिक की मर्जी थी तो शादी हो गई। तेरे बाबूजी उम्र में मुझसे 17 साल बड़े थे। उस वक्त उनकी तनख्वाह 100-200 रुपये महीना थी। मेरा तो पूरा परिवार भी अनपढ़ था। फिर भी मेरे आदमी से कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई। वो दिन रात कमाने में लगे रहे और मैं घर के कामों में। 50 साल की उम्र तक हम साथ रहे, लेकिन ना तो कहीं कभी घूमने गए और ना ही कभी साथ में शहर और सिनेमा ही देखा। हाँ, साथ मिलकर बच्चे ज़रूर पैदा कर दिए, और फिर पैदा भी क्या किए, समझ ले बस हो गए किसी तरह। और फिर समय के साथ धीरे धीरे बड़े भी हो गए। हमारे बीच तो कभी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, फिर भी हमने निभा दिया। मैं अपनी कभी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश अपने आदमी के सामने नहीं रखती थी। ना बाहर जाती थी, ना किसी से बात करती थी, पर मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा भी नहीं। शायद मेरे रब को यही मंजूर था। अब उन्हें गुजरे 20 साल हो गए, फिर भी मुझे कभी उनकी कमी नहीं खली, कभी दुख भी नहीं हुआ जाने का। मैंने सत्संग का रास्ता अपना लिया और पूरी ज़िंदगी अपने बाबा जी के सहारे गुजार दिया। आज बच्चे इज्जत करते हैं। मकान को किराए पर चढ़ा रखा है। उन पैसों से मेरा आराम से गुजारा हो जाता है। मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है, पर शायद मालिक ने अभी चंद सांसें और लिख रखी है, इसलिए ज़िंदा हूँ, खुश हूँ। जब वो अपनी ही रौ में बही चली जा रही होती ना, तो मैं बस चुपचाप उनको देखती रहती। कितनी गहरी व्यथा छुपी हुई थी उनके अंदर, जिसे सुनने की फुर्सत उनके किसी अपने के पास नहीं थी। और एक मैं हूँ कि उनकी बातें सुने बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। वो अक्सर कहा करती थी, न जाने तुझसे कौन जन्म का नाता है बेटा, जो तुझे मैं अपनी हर बात बता देती हूँ। वैसे तू भी तो आज के ज़माने की है, फिर भी तुझे कैसे टाइम मिल जाता है मेरी बातें सुनने के लिए। मैं कहती, मेरे पास आपकी बातें सुनने का हमेशा टाइम होता है अम्मा, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए और अब अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए जल्दी से आगे बताइए अपनी कहानी। मेरी वह बात सुन के खुश हो जाती और किसी छोटे बच्चे की तरह पुनः उत्साह से अपनी कहानी कहना शुरू कर देती। पाकिस्तान के बंटवारे के समय की उम्र कुछ याद नहीं है पुत्र, बस हल्की सी धुंधली यादें बसी हैं जहन में। लाहौर के पीछे डेरा समील खां में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ मुसलमानों ने आग लगा दी थी। मेरे कई रिश्तेदार उसमें जलकर मर गए थे। वहीं मेरे पिता भी छूट गए। मेरा भाई गुरदीप, जो सिर्फ 8 साल का था, हमें सिर छुपाकर रातों रात वहाँ से भागकर भारत आना पड़ा। मेरी पिता की बड़ी जायदाद थी। यहाँ आकर पहले हम हस्तिनापुर में रहे। अपना सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर आ गए थे, पर सरकार ने खेती के लिए ज़मीन भी दे दी। उसमें मेरा भाई काम करता था और घर बनाने के लिए ज़मीन भी।
दिल्ली आने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। भाई ने तो अपना बिजनेस जमा लिया और मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। फिर अचानक पुरानी यादों की किसी धुंधल के सफ़र पर निकल पड़ती। कुछ देर बाद जब मैं उन्हें आवाज़ देती, अम्मा अम्मा कहाँ खो गई, तब वो वापस इसी मुद्दे पर आ जाती। यूँ तो ये रोज़ रोज़ का सिलसिला था, उनका कहना और मेरा सुनना। बीच बीच में मैं उनका मन रखने के लिए अपने ऑफिस की कोई बोरिंग सी बात सुना दिया करती। एक दिन मैं सुबह सवेरे इस इसरार के साथ उनके पास पहुंच गई कि अम्मा मैं आपकी कहानी, आपकी आत्मकथा लिखना चाहती हूँ। मेरी अचानक कही गई इस बात पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मैं उनका सपना हकीकत बना सकती हूँ। भावावेश में वो साफ साफ कुछ बोल तो नहीं पाई, पर गले लगाते हुए मुझे अचानक अनगिनत दुआएं दे दी। और फिर जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आया और बोली, पर हाय मैं तुझसे लिखवाऊंगी क्या? एक और जहां उनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। वहीं मेरे जहन में एक नया स्त्री विमर्श करवटे ले रहा था। उन्हें इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं था कि उनकी बातें, उनके ख्यालात स्त्री विमर्श को एक नई दिशा प्रदान करने वाले हैं। तो ये थी शांति देवी जी की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को? मैं अपनी बताऊं, मेरा तो दिल छू लिया। बहुत अच्छी लगी मुझे। 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, 3 बार इनफैक्ट। हर बार पढ़कर कहीं और पहुँच जाती हूँ। आई होप जितनी खूबसूरत ये कहानी है उसका कुछ % तो मैंने अपनी बातों में आप तक पहुँचा दिया होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी माँ, आपकी दादी और मे भी कोई भी और रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोस का बूढ़ा आदमी। जैसे इस कहानी में हमारे लेखिका जी की मकान मालकिन थी ये। हमारे आसपास जितने बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। जैसे बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, वैसे ही बुज़ुर्ग भी प्यार के भूखे होते हैं। अपने इन लॉज से प्यार करना चाहिए, अपनी फैमिली से प्यार करना चाहिए, बाहर वालों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। हम आज उस एज में हैं, उस एरा में हैं जहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे लिए रास्ते हैं चुनने को, लड़ने को, आगे बढ़ने को। इनके पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। अपना पूरा जीवन इन्होंने परिवार के लिए निकाल दिया और उसके बाद अगर हम उनको थोड़ी खुशी दे सके तो हमें देनी चाहिए। आज प्रेमचंद जी के बर्थडे पर कुमार वीरभूषण जी की वजह से, सुधांशु चक्रवर्ती की वजह से